जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं स्पाइन डायग्नोसिस। स्पाइन डायग्नोसिस, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ये स्पाइन डायग्नोसिस क्या होता है? और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? क्यों हमारे लिए ज़रूरी है? हमने तो एनरोल किया था एक्विलाइफ मास्टर क्लास के लिए। एक्विलाइफ को सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम स्पाइन को क्यों सीखें? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे शरीर में 2 नाड़ियाँ होती है। वैसे तो बहुत सारे हज़ारों नाड़ियाँ होती है, लेकिन 2 नाड़ियाँ होती है जिससे हम साँस लेते हैं, ईरा और पिंगला, गर्म और ठंडा। और एक और विशेष नाड़ियाँ होती है जिसको बोलते हैं सुषुम्ना, और सुषुम्ना नाड़ी इसी स्पाइन के माध्यम से हमारे शरीर में प्राण का संचार करती है, जीवनी शक्ति का संचार करती है, ऊर्जा का संचार करती है। उस प्राण के संचार में, एनर्जी के फ्लो में, हैं, प्राण शक्ति के बहाव में दिक्कत आने के कारण शरीर में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है, बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न होती है। उसको समझने के लिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसको? स्पाइन डायग्नोसिस को। इसलिए हम बात करेंगे स्पाइन डायग्नोसिस से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इसको ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा-सा समय ज़्यादा भी हो, तो भी आप यहाँ बने रहिएगा। तो हम समझने की कोशिश करते हैं, स्पाइन ही शरीर की मेन स्विच बोर्ड है। स्पाइन ही हमारे शरीर की मेन स्विच बोर्ड है। क्यों? क्योंकि इस होकर के, किसके होकर के? स्पाइन के होकर के शरीर के जितने भी मुख्य ऑर्गन्स है या और सारे ऑर्गन्स है, मुख्य के अलावा, मेन के अलावा भी, उस सब को एनर्जी, उस सब का कंट्रोल सिस्टम इसी स्पाइन होकर के गुजरती है, जिससे ऑर्गन्स का फंक्शन सही होता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन को सही तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। कौन? ये स्पाइन। इसलिए इसको हम मेन स्विच बोर्ड कहते हैं। जिस तरीके से हमारे घर में भी देखते होंगे ना, पूरी वायरिंग होती है, बहुत सारे अलग-अलग हमारे गैजेट्स लगे रहते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। लेकिन इक्विपमेंट चलता कब है? जब उसके अंदर करंट का सप्लाई होगा तब। जब उसके अंदर पावर जाएगी तब। और पावर कब जाएगी? जब यहां से हम बटन ऑन करेंगे तब। और जैसे ही बटन ऑफ कर दिए तो पावर की सप्लाई खत्म, वो गैजेट, वो इक्विपमेंट, वो सारी डिवाइस बंद हो जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर के अंगों में पावर की सप्लाई स्पाइन होकर के जाती है, और जहां नर्व कंप्रेस हो जाता है, यानी स्विच ऑफ हो गया, पावर जाना बंद हो गया, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कहते हैं 90% क्रोनिक डिजीज का रूट कॉज स्पाइन का डिसफंक्शन ही होता है। कौन कौन से डिजीज होते हैं उसके बारे में आगे समझने की कोशिश करेंगे। 90% क्रोनिक डिजीज का रूट कॉज स्पाइन का डिसफंक्शन ही होता है। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के पास बेहतरीन डिवाइस इसके अलावा भी है। किसके अलावा? एक्विलाइफ डिवाइस के अलावा भी डिवाइस है जो इसके लिए हेल्पफुल है। कहते हैं जब स्पाइन सही तो बॉडी सही, जब स्पाइन सही तो बॉडी सही। आप लोग महसूस भी किए होंगे, आप लोग मसाज भी लिए होंगे कि जब रीढ़ की मसाज हो जाती है, स्पाइन की मसाज होती है, पीठ की मसाज हो जाती है, कोई मसाज कर देता है तो पूरे शरीर का थकान दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ऑर्गन्स के अंदर एनर्जी का फ्लो हो गया, आपके मसल्स रिलैक्स हो गए, आप हल्का महसूस करने लगे, आपके पूरे बॉडी में ऊर्जा का संचार होने लगता है। इसलिए स्पाइन को अगर सही करेंगे तो बॉडी की प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक होने लगती है। कहते हैं स्पाइन करेक्ट कर किस चीज़ को कनेक्ट करती है, इसको समझना ज़रूरी है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने बताया सब हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करती है, लेकिन किस-किस को कनेक्ट करती है? ये भी समझना ज़रूरी है। हमारी स्पाइन कनेक्ट करती है किस-किस चीज़ को? इससे को ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला है हमारे बॉडी के सबसे टॉप में रहने वाला, सबसे ऊपरी भाग यानी ब्रेन से कनेक्टेड रहती है, और नर्वस सिस्टम से। हमारा स्पाइन नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, और हर ऑर्गन से। शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं,
सबसे कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइन। कैसे, और जानने की कोशिश करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व हर ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, हर ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है। अगर नर्व सिग्नल वीक हो जाता है, ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं। स्पाइन को के अंदर से जो भी नर्व्स निकलती है वो सभी ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, तो ऑर्गन्स का फंक्शन स्मूथ होता है, सही होता है, नियम पूर्वक होता है। और आपने महसूस भी किए होंगे और बहुत सारे लोगों को देखे भी होंगे जिसका नर्व कंप्रेस हो जाता है। पैरों में तो जान रहती है, ब्लड का सर्कुलेशन तो होता है, लेकिन पैरों के अंदर सेंसेशन नहीं होता है, पेन ही नहीं होता है। लोगों को पता भी नहीं चलता कि हमारा पैर है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखे होंगे फिल्मों में, और बहुत सारे अलग अलग एक्सीडेंटल के जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें सेंसेशन ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नर्व कंप्रेस हो गया है, सिग्नल वीक हो गया है। इसलिए ऑर्गन्स भी धीरे 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 कुछ साल कुछ महीने के बाद सूखने लगता है, उसका शेप और साइज बदलने लगता है। बोन का स्ट्रक्चर तो नहीं बदलता, लेकिन मसल्स का स्ट्रक्चर बदलने लगता है, उसके अंदर जान कम होने लगती है। नर्व सप्लाई रुकते ही ऑर्गन्स की पावर कम हो जाती है, उसमें ताकत कम आने लगती है। आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को आपने देखे होंगे फील्ड में, या आपके परिवार में भी होगा, या किसी को ये समस्या हुई भी होगी, किसी का सर्वाइकल के अंदर नर्व कंप्रेस हो गया, हाथों में झंझनाहट, हाथों में कंपन आने लगती है, उंगलियां काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप थेरेपी लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, अलग कोई भी और विधा के साथ आप लेते हैं ट्रीटमेंट, तो धीरे धीरे अगर इंप्रूवमेंट होता है, यहाँ फंक्शन सही होने लगता है, ऑर्गन्स में ये हाथों में पावर आने लगती है, ताकत आने लगती है, सब काम सुचारू रूप से होने लगता है। इसलिए स्पाइन बॉडी का कंट्रोल सिस्टम है, और स्पाइन को सही तरीके से देख रेख करना, इसको हेल्दी बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी होती है। अपने स्पाइन की जिम्मेदारी तो ले ही सकते हैं ना। तो हम समझने की कोशिश करते हैं स्पाइन बॉडी की कंट्रोल सिस्टम कैसे है। आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पाइन के थ्रू कंट्रोल होता है हमारे बॉडी का हार्ट का फंक्शन। हमारे बॉडी के हार्ट का फंक्शन स्पाइन के थ्रू ही कंट्रोल होता है। आप देख रहे हैं ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये वर्टिब्रा का नंबर है, और आप देखिए ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहां से नर्व निकलती है, ये ब्रेन के लिए, ग्लैंड्स के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, लीवर के लिए, स्टमक के लिए, स्प्लीन के लिए, किडनी के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेंक्रियाज के लिए, सभी ऑर्गन्स के लिए यहां से निकलती है क्या? नर्व। तो स्पाइन के थ्रू कंट्रोल क्या होती है? हार्ट, हृदय। दूसरा, लीवर डिटॉक्स होता है, यानी हार्ट का फंक्शन भी कंट्रोल होता है, लीवर भी डिटॉक्स होते रहता है निरंतर, और किडनी का फिल्ट्रेशन। अगर ये काम सही तरीके से सुचारू रूप से निरंतर नहीं हो, तो शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? प्लीज कमेंट में चाहे मुझे टाइप करके बताइएगा। ये तीनों, हम तीन ही ऑर्गन्स की बात करते हैं। अगर हार्ट का फंक्शन सही से नहीं हो, लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन सही तरीके से काम ना करे, और किडनी का फिल्ट्रेशन सिस्टम सही तरीके से काम ना करे, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? प्लीज कमेंट। एक भी प्रक्रिया रुक जाए, एक भी फंक्शन रुक जाए, एक भी ऑर्गन्स का सिस्टम स्लो हो जाए, बहुत कुछ अनहोनी जैसा हो जाता है। तो सोच के देखिए, इन सभी को सुचारू रूप से काम करने में हेल्प करता है स्पाइन। उसकी देखरेख, उसको सही रखना कैसे आसान हो सकता है, वो भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके अलावा हार्मोन्स, इसके असंतुलन से, इसके इम्बैलेंस से बॉडी में और सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होते हैं। ये सब कंट्रोल करता है कौन?
स्पाइन, जी हाँ, रीढ़ की हड्डी। इसलिए बोलते हैं व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जितनी मजबूत होगी, जितनी सीधी होगी, जितना सुदृढ़ होगा, व्यक्ति उतना ही स्वस्थ महसूस करेगा। इसलिए स्पाइन का डिस्फंक्शन मल्टीपल डिजीज को जन्म देता है। इसलिए स्पाइन की अलाइनमेंट सही करके रखना चाहिए, व्यक्ति का पोस्चर सही होना चाहिए, व्यक्ति का बैठने का तरीका सही होनी चाहिए, सोने का तरीका सही होना चाहिए, काम करने का तरीका सही होनी चाहिए। किस पोज में बैठ करके काम करते हैं, किस पोज में बैठ करके मोबाइल देखते हैं, किस पोज में बैठ के किताब बैठते हैं, पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं, वो सब आपके बॉडी के ऑर्गेन्स को सही रखेगा या प्रॉब्लम में डालने वाला है। लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोग अलग अलग दवा लेते हैं, अलग अलग थेरेपी लेते हैं, लेकिन अपने पोस्चर को करेक्ट नहीं करते, जिसके कारण बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद भी, बहुत सारे और थेरेपी लेने के बाद भी उसका सही बेनिफिट नहीं मिलता है। कहते हैं सर आपने जो थेरेपी दिया ना, आपने जो सप्लीमेंट दिया ना, आपने जो तरीका बताया ना, वो काम ही नहीं किया। आप जो गलतियां कर रहे थे उस गलती को सुधारेंगे तभी तो और काम करेगा ना। हमने यहां से बटन ऑन कर रहे हैं और आप अपने ऑर्गेन्स का जो स्विच ही ऑफ करके रखे हैं, तो कैसे यहां से करंट सप्लाई होगा और आपको बेनिफिट महसूस होगा। इसके बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो क्या है आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब हम समझते हैं स्पाइन के स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्पाइन के स्ट्रक्चर को आप आसानी से समझते भी होंगे, देखते भी होंगे और आसानी से समझ भी जाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल है। और आप बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे अलग अलग बुक्स और मैगजीन में देखते होंगे स्पाइन की बनावट कैसे होती है, स्पाइन में जो प्रॉब्लम होती है, स्पाइन से रिलेटेड जो समस्या होती है, उसका कारण कैसे हम समझ सके, जान सके, उसको विस्तार रूप से आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पर यह है स्पाइन का स्ट्रक्चर। मुख्य रूप से स्पाइन के 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है स्पाइन को। हम सब कहते हैं सीधे बैठो, सीधे बैठो। हम तो सीधे बैठते हैं, लेकिन हमारा स्पाइन कभी सीधा नहीं होता है। बस क्या होता है, सही करेक्ट कर्व के साथ अलाइन हो जाता है। हम सीधे बैठते हैं तभी सही तरीके से अलाइन होता है सही कर्व के साथ। जैसे हम टेढ़े बैठते हैं वैसे हमारा स्पाइन का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। ये प्रकृति की देन है। तो हमारा स्पाइन 5 पार्ट में डिवाइड है, और जिसमें पहला हम कहते हैं सर्वाइकल। क्या कहते हैं? सर्वाइकल, यानी ब्रेन से कनेक्टेड होता है स्पाइन। और सर्वाइकल में कितने होते हैं वर्टिब्रा? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कितने होते हैं। यस यस यस, हाँ, सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होते हैं। कहीं कहीं आप देखते होंगे, कहीं कहीं और सारे कि 8 भी बताते हैं, C8 भी बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से C1 टू C7 होता है, जो यहां देख रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन जिसको हम बोलते हैं। दूसरा होता है हमारा थोरेसिक स्पाइन, जो हमारे सर्वाइकल के बाद वाले हिस्सा होता है। आगे हम इसको और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें D1 टू D12 तक होता है, यानी 12 वर्टिब्रा होते हैं, 12 होते हैं मन के। और उसके बाद होता है हमारा लंबर स्पाइन, जिसमें 5 वर्टिब्रा होते हैं। और इसी के अंदर, इसी लंबर में लोगों को स्लिप डिस्क हो जाता है, सैटिका की प्रॉब्लम हो जाती है, और ज़्यादा इंजरी यही होती है। और ज़्यादा यहाँ दिक्कत होने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो भी आगे समझने की कोशिश करेंगे। और चौथा है सेक्रम, और 5वां है कॉसिक्स। आप पीछे से देखते हैं तो स्पाइन की बनावट ऐसे दिखती है, लेकिन अगर आप साइड से किसी व्यक्ति की स्पाइन को देखेंगे तो बनावट ऐसी होती है। हमने देख लिया कितने पार्ट में डिवाइड किया गया स्पाइन को, तो मुख्य रूप से 5 भागों में इसको
डिवाइड किया गया है। 5 चीज बार बार आएंगे आपको, 5 चीज बार बार आएगा, इसलिए 5 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है पूरी सृष्टि में। जो हमने बताया था, पहला होता है सर्वाइकल, जो नेक, आप गर्दन की बनावट देख सकते हैं। देखिए यहाँ स्पाइन यहाँ से जुड़ी हुई है, और यहाँ से देखिए किस तरीके से बनी हुई है स्पाइन। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, साइड से कैसे दिखती है और पीछे से कैसे दिखती है। दूसरा हमने बताया था थोरेसिक, अपर बैक, पिछला हिस्सा। यहाँ पे इंजरियां कम होती है, ज्यादातर होती नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे लंबर में और हमारे सर्वाइकल एरिया में। इस एरिया में भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है वो आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा होता है लंबर, लोअर बैक में। आप देख रही हैं ये लोअर बैक में होती है। और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे कि उनको घुटने में दर्द होता है। क्या आप लोगों के आसपास में, आप लोगों के घर परिवार में किन्हीं को नी में पेन है? प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। तो मैं आगे की बात बताता हूं। यस 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 यस। तो देखिए, आपको मैं इस इमेज को जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा लंबर स्पाइन है, लंबर एरिया है, ठीक है। अब देखिए, ये ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां से देखिए L3 L4 L5, L3 L4 L5 और L1 L2। देखिए ये कहां से निकलती है, इसका नर्व कहां तक जाता है। ये क्या है? L4। यानी व्यक्ति को घुटने में भी दर्द हो रहा है। किसी को घुटने में दर्द हो रहा है तो वो लंबर से रिलेटेड हो सकता है। यानी कमर में दर्द पहले शुरू हो सकता है। अधिकांश 60 से 70% लोगों को जो घुटने में दर्द होता है ना, उनको घुटने में दर्द होने से पहले 3-4 साल 5 साल पहले उनको कमर में दर्द शुरू होती है। और कमर के दर्द को इग्नोर करते 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 घुटने के दर्द को भुला लेते हैं, बोलते आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसलिए किन्हीं को भी घुटने में दर्द होना तो उनको थेरेपी सबसे पहले कमर में देनी चाहिए, क्योंकि घुटने के पास जो नब आती है वहां पे ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो, वो सब कंट्रोल होता है हमारे लंबर स्पाइन से। सब होता है हमारा कंट्रोल लंबर स्पाइन से। आप देख रहे होंगे ये यहां से आपके पैरों के पास, आपके पैरों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही, कोई भी समस्या हो रही है, चाहे नब का कंप्रेशन हो, ब्लड का सर्कुलेशन हो, या किसी प्रकार का झंझनाहट हो, किसी प्रकार के पैरों में जलन हो, ये सारे जो दिक्कतें होती है वो सब कंट्रोल होता है हमारा लंबर स्पाइन से। कोई भी व्यक्ति बोले कि हमें कमर में दर्द तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ पैरों में भी दर्द महसूस होता है, पैरों के तलवे में जलन होती है, पैरों के तलवे में नमनेस या टोज में प्रॉब्लम होती है, काफ में प्रॉब्लम होती है, थाइज में प्रॉब्लम होती है, घुटने में प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले हमें थेरेपी, सबसे पहले हमें उपचार, सबसे पहले हमें देखना होगा कि उनके कमर में दर्द है या नहीं है। सबसे पहले कमर में यानी लंबर स्पाइन में आपको थेरेपी देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप बीसीएम की थेरेपी देते होंगे। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हिस्सा होता है सेक्रम, हमने जो बताया, जो यहां दिख रहे हैं, जहां हम बैठते हैं। आप जब बैठेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि सेक्रम कहां होता है। लंबर स्पाइन के बाद सेक्रम, जो थोड़ी सी जो हिस्से होते हैं जो हमारे लंबर से और हमारे टेलबोन के पास का हिस्सा। और पांचवा होता है कॉसिक्स, जो रेड, ये
नुकीला नुमा जो दिख रहा है। बहुत सारे लोग जो बैठते हैं या गिरते हैं तो जर्क होता है, बहुत तकलीफें होती है, बहुत दर्द होता है। इसको हील करने में बहुत समय लगता है। अगर आप पोस्चर सही ढंग से नहीं रखते हैं तो बहुत दिक्कतें होती है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा ओनली सी। यस यस, आगे बढ़ते हैं। यानी हर और रीजन अलग अलग ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है, वो हम आगे समझने वाले हैं और इसको ध्यान से सुनिएगा। स्पाइन का हर सेगमेंट, हमारे स्पाइन का हर सेगमेंट एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है। अगर स्पाइन में प्रॉब्लम होती है तो उससे जुड़े हुए एरिया में दिक्कत आ सकती है। क्या है दिक्कत? जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर C1 से C7 के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कोई इश्यू हो रहा है, कोई तकलीफें हो रही है, कोई डिजनरेशन हो रहा है, कोई नर्व कंप्रेशन हो रहा है, या ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, एनर्जी का फ्लो कम हो रहा है, तो हेडेक आएगा, सिर भारी होने लगते हैं, सिर में दर्द शुरू होने लगता है, डिजनेस होने लगते हैं, थायराइड का इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। जी हाँ, बहुत सारे लोग थायराइड के लिए बहुत सारे अलग अलग थेरेपी लेते हैं, अलग अलग उपचार लेते हैं, अलग अलग मेडिसिन लेते हैं, लेकिन थायराइड कंट्रोल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ऑप्टिमम नहीं हो रहा है, वहां एनर्जी का सप्लाई नहीं सही ढंग से हो रहा है, ऑक्सीजन सही ढंग से नहीं जा रही है आपकी हेड में, आपके ब्रेन में, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी या होने की संभावना हो सकती है। और शोल्डर पेन, नेक पेन, माइग्रेन, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। यानी सर्वाइकल के एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो ये सारे प्रॉब्लम होना स्वाभाविक हो सकता है। इसमें से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है आप देख सकते हैं। सर्वाइकल एरिया में जो नर्व कंप्रेस हो जाता है उससे ब्रेन का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता है, और ब्रेन का सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएगा और सारे कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगते हैं। और आप एक्युलाइव से आसानी से फोकस के साथ, एक्युलाइव का जो चार्ट है वहां पे नेक पॉइंट बने हुए हैं, ब्रेन की एक्टिवेशन के लिए आपको लेफ्ट और राइट ब्रेन आर्टरीज की पॉइंट्स बने हुए हैं, वहां भी आप थेरेपी ले सकते हैं। जब वहां पे थेरेपी देंगे तो ब्लड का फ्लो, ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन के अंदर बढ़ेगा, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा तो न्यूट्रिशन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये वहां ट्रांसफर होगा, और वहां ट्रांसफर होगा तो वहां से वेस्ट मटेरियल बॉडी से बाहर आएगी सर्कुलेशन के रिवर्स सिस्टम के माध्यम से, वहां हीलिंग सही होने लगेगा। थेरेपी से आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। नेक पॉइंट और लेफ्ट ब्रेन आर्टरीज के साथ साथ आप सर्वाइकल के पॉइंट्स में भी थेरेपी दे सकते हैं। आपके पास चार्ट होगा, उस चार्ट में देखेंगे सर्वाइकल कहां बना हुआ है, वहां पॉइंटर से आप लोकेट करेंगे कौन से एरिया में सबसे ज्यादा सेंसेशन आ रहा है, वहां पे आप थेरेपी देंगे और इंस्टेंट आपके शरीर में ये सारे प्रॉब्लम हो रहे होंगे, या जिसको भी आप देना चाहते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो रहे होंगे, उसमें उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। पेन है तो इंस्टेंट, और ये ज्यादा प्रॉब्लम है आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आप उसको मिरेकल जैसा चेंजेस महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम ब्रेन में थेरेपी दे, हेड के पॉइंट पे थेरेपी दे तो शायद उतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि प्रॉब्लम ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम है सर्वाइकल में। तो थेरेपी कहां देना है? सर्वाइकल में। यानी नेक में प्रॉब्लम होगा तो ब्रेन का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा, ब्रेन के अंदर कम्युनिकेशन जो सिस्टम होते हैं उसमें डिस्टरबेंस होने लगते हैं,
इसलिए ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती हैं। लेकिन आपके पास बेहतरीन डिवाइस है, कौन सा? एक्यूलाइफ, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो एरिया होता है थोरेसिक स्पाइन, जो हमने डिस्कस किया था, अपर बैक का एरिया जो रेड कलर का यहां दिख रहा है, अपर बैक का एरिया। इस एरिया में किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, क्या दिक्कत होता है? नर्व का कंप्रेशन, तो सांस फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। लेने में तो कम होती है, छोड़ने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत किसी और कारण से होती है, सांस छोड़ने में यहां दिक्कत होने लगती है, हार्ट का इशू हो जाता है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। लीवर इम्बैलेंस होने लगता है, लीवर की एनर्जी इम्बैलेंस होने लगती है, डिटॉक्स सही ढंग से नहीं कर रहा है बॉडी को, यानी आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, और जब मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा तो एसिडिटी हो जाएगी। इसी एरिया में, इसी एरिया में इनफ कंप्रेशन होने के कारण या इनडाइजेशन हुआ, आप रात को देर तक जगे तो एसिडिटी हुई, तो रिवर्स प्रॉब्लम होगा, इंडाइजेशन होगा, इंडाइजेशन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ऊपर की ओर प्रेशर बढ़ेगा लंग्स पे, तो हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइना पेन लोगों को हो सकता है, सांस फूलने लगता है। तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, गैस दूर करने की दवा देते हैं और आपको अच्छा महसूस होता है। अगर आप घर में बना हुआ सिंपल अजवाइन सुने होंगे, अजवाइन और काला नमक, ये सेंधा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा काला नमक लेकर के अच्छे से उसको फाँक लीजिए, मुंह में ले लीजिए, चबा के खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी, और अपने स्पाइन, जी हाँ, इस ये थोरेसिक स्पाइन है, और ये आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, मैं आपको एक बेहतरीन चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो बहुत ही काम की है आपकी, बहुत ही काम की है। देखिए स्पाइन है, और ये स्पाइन से टू फिंगर लेफ्ट और वो टू फिंगर राइट, यानी दो उंगली लेफ्ट साइड और दो उंगली राइट साइड, और बीच में स्पाइन, ये बीच में स्पाइन, और इस यहाँ पे अगर आपने अच्छे से मसाज कर दिया, ऑयल लगा करके, मॉइस्चराइजर लगा करके, कोई भी और सारे लुब्रिकेंट लगा के अच्छे से थोरेसिक एरिया में अगर आपने मसाज कर दिए, थोड़ा सा मसाज करते समय थोड़ा सा पेन महसूस होगा, थोड़ी सी तकलीफ होगी, क्योंकि मसल्स स्टिफ हो जाता है, और इंस्टेंट रिलीफ महसूस होगा, आराम महसूस होगा। जैसे ही आपने अगर मसाज किया, तो जो नर्व कंप्रेस हो रहा है आसानी से, आराम से, जोर लगा के नहीं, नहीं तो पता चला स्किन ही छिल गई, सूजन आ गया। हुआ है, बहुत सारे लोगों को साथ ऐसा हुआ है, हमने बताया करने के लिए आराम से, और उन्होंने सोचा कि जल्दी आराम हो जाए तो जोर से कर दिए, तो लेने के देने पड़ गए। ऐसा नहीं करना है, जल्दी आराम लेने के चक्कर में तकलीफ नहीं बढ़ानी है। ये इसलिए इस एरिया में क्या दिक्कत होती है? नर्व कंप्रेशन के कारण ये सारी दिक्कतें हो जाती है। आप एक्युलैब से फोकस के साथ थेरेपी ले सकते हैं इस एरिया में। थोरेसिक एरिया में आप स्टिमुलेशन कर सकते हैं एनर्जी का, और आसानी से थोरेसिक एरिया में का जो पॉइंट होता है वहां पे अगर आप पॉइंटर से डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे तो आपको महसूस होगा, और उस एरिया में अगर आप थेरेपी लेते हैं, चाहे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या और कोई ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायग्नोस करते समय ही। आगे और समझने की कोशिश करेंगे कौन से वर्टिब्रा के पास से कौन से ऑर्गन्स के नर्व्स निकलते हैं, वो भी आप समझेंगे, जानेंगे। इसका चार्ट भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। आप अपने घर में, आप अपने हेल्थ सेंटर पे, अपने आप वेलनेस सेंटर पे, अपने डेमो सेंटर पे आसानी से उसका प्रिंट करा करके, लगा करके रख सकते हैं, जिससे आपको डायग्नोस करने में आसानी होगी। बार बार देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ भी विकसित होगी। एक बात ये हमेशा याद रखिए,
अपर स्पाइन में ब्लॉकेज हो जाएगी ना, एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा, तो ऑर्गन्स का माल फंक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, और ये प्रॉब्लम को आप आसानी से ठीक करने में हेल्प कर सकते हैं। अब अगला जो हिस्सा होता है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही पावरफुल है, और बहुत ही बड़ा निश एरिया है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम अधिकांश लोगों को होता है, और अधिकांश लोग इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, सब समस्याओं से बचे रहने के लिए, समस्याओं को क्योर करने के लिए ना जाने कितने अलग अलग हेल्थ एक्सपर्ट के यहाँ चक्कर लगा के परेशान हो जाते हैं। सही रिजल्ट नहीं मिल पाता है, सही बेनिफिट नहीं मिल पाता है, संतुष्टि नहीं मिल पाता है, क्योंकि रिलीफ ही नहीं मिल पाता है। लोअर बैक में अगर प्रॉब्लम आती है तो देखिए किडनी का फंक्शन वीक हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और मेल हो या फीमेल, हार्मोनल इम्बैलेंस तो होता ही है, साथ साथ सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है। और थोड़ा बहुत रियल दिखता है, लेकिन फिर सोचते हैं कि इसका असर ही नहीं होता है। इसलिए ये सब प्रॉब्लम हो रही है किसी को, आपको लंबर स्पाइन पे फोकस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोअर बैक में पेन एक चीज, और ये बात विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, और ये समस्या सबको आनी ही है, अगर आप यंग है तो हो सकता है शुरू हो गया होगा, नहीं है तो आने वाले समय में होने वाला है, क्योंकि आज के समय में कंधे में दर्द, कमर में दर्द और घुटने में दर्द है या होगा, ये निश्चित ही है, सबको होता है, एक उम्र के साथ या एक गलत आदतों के साथ। यहाँ देखिए, एक्टिव से आप फोकस कर सकते हैं लोअर बैक इशू को, किडनी की एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हैं, एनर्जी के किडनी के फंक्शन को इन्हांस कर सकते हैं, और लोअर स्पाइन के फंक्शन को भी स्टिमुलेट कर सकते हैं एक्टिव जैसी बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके। लेकिन एक बात हमेशा विशेष रूप से ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोगों को कमर में दर्द होता है, आपने सुने होंगे, यंग को भी और एजेड को भी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बच्चों तक को। क्या कारण हो सकता है? लोअर बैक में पेन किडनी वीकनेस का भी संकेत हो सकता है, किडनी वीकनेस का भी संकेत हो सकता है। हमने समझ लिया लंबर स्पाइन की ये तीन जगह ही मुख्य रूप से दिक्कतें होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्पाइन का मिस एलिमेंट का जो साइन होता है क्या क्या हो सकता है, किस तरीके से हम समझे कि ये स्पाइन का मिस अलाइनमेंट है, वो समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत सारे लोगों को चलते फिरते देखते होंगे, और आप उनको देख करके आसानी से बता सकते हैं कि उनके स्पाइन में प्रॉब्लम हो रही है, मिस अलाइनमेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे पीछे झुक करके चलते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखते हैं उसका बटक बाहर की ओर आता है, यहाँ पे ज्यादा कर्व बन जाता है। बहुत सारे लोग आगे झुके होते हैं, बहुत सारे गर्दन को आगे करके गाड़ी चलाते हैं, और टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, या कंप्यूटर पे लैपटॉप पे काम करते हैं। और सही पोस्चर ये है, बॉडी का अलाइनमेंट। और सबसे अच्छी बात बताऊं, आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग में हमने बताया नहीं, लेकिन इसमें ये पिक्चर है इसलिए आप समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें से एक चीज ध्यान से देखिएगा, ध्यान से गौर कीजिएगा आप लोग, इसमें देखिए हथेली का, इसमें हथेली अलग एरिया में है, यानी हथेली पीछे की ओर दिख रहा है आपको, हथेली पीछे की ओर दिख रहा है, लेकिन इस पोस्टर में हथेली अंदर की ओर है, बॉडी के साइड में है। यानी जो भी व्यक्ति खड़ा होता है सीधी सही पोस्टर के साथ, और उनका हथेली बॉडी के अंदर की ओर होता है, उनकी बॉडी परफेक्ट है। और जिस भी व्यक्ति का, चाहे यंग हो, वृद्ध हो, लेडीज हो या जेंट्स हो,
उनकी हथेली पीछे की ओर आएगी, उनकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, खाना सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता होगा, बॉडी के अंदर यानी बॉडी के जॉइंट में पेन महसूस होता होगा। और एक बात बताऊं, वो जो टॉयलेट जाते होंगे, उनका मल, उनकी स्टूल पानी के नीचे डूब जाता होगा, और पानी के नीचे डूब जाता होगा, और उसके साथ साथ अगर किसी कारण से सीट पे अगर चिपक गया तो उनको ज्यादा पानी मारना पड़ता होगा क्लीन करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो खाना खाते हैं उनकी बॉडी में वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, वो बॉडी से स्टूल के रूप में बाहर आ रहा है और चिपचिपा भी हो सकता है। और उनको ज्वाइंट प्रॉब्लम होने का खतरा अधिक है। कि बॉडी के अलाइनमेंट से आप समझ सकते हैं, ये बॉडी का मिस अलाइनमेंट ये संकेत दे रही है कि इनकी बॉडी में ये सारे चेंजेस होने वाला है या हो रहा होगा। इसलिए अगर आप सही तरीके से अपने आप को ये करेक्ट करते हैं, अपने पोस्चर को करेक्ट करते हैं, तो वो सारे चीज जो हो रहे हैं उसको आप रिवर्स कर सकते हैं पोस्चर के माध्यम से। और आप सभी के पास अगर बीसीएम मशीन जैसा बेहतरीन डिवाइस घर में है तो क्या कहने, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी बच्चों में भी ये प्रॉब्लम होती है और बड़ों में ये प्रॉब्लम होती है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को कि देखिए, नॉर्मल जो स्पाइन इस तरीके से होती है, अलग अलग तरीके के कर्व से परेशान लोग होते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पाइन होते हैं। पोस्चर गलत हुए, कभी कभी जन्मजात भी होते हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल के कारण भी होते हैं, और आज के समय में अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो गलत लाइफस्टाइल के कारण होती है। अलग अलग प्रकार की स्पाइनल प्रॉब्लम होने लगती है, मिस अलाइनमेंट होने लगते हैं, और उसका इफेक्ट शरीर के अंगों पे पड़ने लगता है। उस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं। ये करेक्ट, बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम होती है जिसको करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, उसके प्रॉब्लम के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं बीसीएम जैसे बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके, एक्लैब जैसे बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके। और आपके पास एक छोटा सा बेहतरीन डिवाइस है जिसका नाम है मल्टी फंक्शनल हेड गियर अपरेटस, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे सेम फोटो यहाँ पे है, अनइवन शोल्डर है, लोगों का नेक टिल्ट है, बैक में पेन है, होता है लोगों को, नमनेस की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम इस स्पाइन के मिस अलाइनमेंट के कारण हो सकते हैं। और ये सारे प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होते हैं। आप केवल और केवल बीसीएम मशीन की थेरेपी से उसके मिस अलाइनमेंट को अलाइन कर सकते हैं। नर्व कंप्रेस हो रहा है तो क्लैप के बेहतरीन प्रोब का सहारा लेकर के, उस पॉइंटर का सहारा लेकर के सही तरीके से थेरेपी दे करके आप हेल्प कर सकते हैं उनको इस प्रॉब्लम से उबरने में। क्यों? क्योंकि पोस्चर ही डायग्नोसिस का पहला स्टेप है। आप आसानी से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी इस एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कतें हो रही है, और आप इसको सुधार कर लेंगे तो रिजल्ट भी बेहतर महसूस होगा और कम समय की थेरेपी में आपको सही समाधान मिल सकता है। लेकिन अगर आप पोस्चर सही नहीं रखेंगे, हमने यहाँ थेरेपी दे के भेजे हैं आपको और पूरे दिन आप ऐसे झुक करके काम करेंगे, मोबाइल देख के करेंगे, तो रिजल्ट शायद जल्दी ना मिले। ये भी समझना जरूरी है। अब हम समझते हैं स्पाइन और ऑर्गन्स का कनेक्शन। इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार आप समझ गए तो कमाल हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप स्पाइन और ऑर्गन्स का कनेक्शन किस तरीके से होता है। आपने इस इमेज को देखे होंगे पहले भी। स्पाइन के प्रॉब्लम को पहचानने का संकेत आप इस स्लाइड के माध्यम से आगे भी समझने की कोशिश करेंगे। हमने बताया था स्पाइन को कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। क्या क्या? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉसिक।
ये 5 भागों में बांटा गया है और इसका संकेत कैसे जानेंगे? तो पहला भाग हमने बताया था सर्वाइकल, जो ब्रेन में एनर्जी की सप्लाई करता है, और उसके ऊपर का जो भाग होता है ब्रेन, उसके अंदर एनर्जी का फ्लो, ब्लड का फ्लो, ऑक्सीजन का सप्लाई सब कंट्रोल करती है। और दूसरा एरिया होता है थोरेसिक, जो हार्ट, लंग्स, लीवर और हमने बताया था डाइजेशन, हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करती है। नहीं, हार्मोन्स के फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है? लंबर। यानी लंबर में किडनी, इंटेस्टाइन और सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। यानी स्पाइन की इशू ऑर्गन्स की इशू बन जाती है। प्रॉब्लम स्पाइन में होता है, लेकिन उस स्पाइन में होने वाले प्रॉब्लम के साथ साथ इन सभी समस्याओं में भी दिक्कतें आने लगती है। ये सारी समस्या भी धीरे धीरे होने लगता है। जो आपके स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए और ध्यान से इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको जूम आउट भी कर सकते हैं और जूम इन भी कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं आप स्क्रीन में। देखिए यहाँ पे C1, C2, C3, C4, C5, 6 और C7 दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे हेड, ब्रेन, इनर एंड मिडिल ईयर में प्रॉब्लम हो सकता है। नर्व, साइनस, आई और टंग में प्रॉब्लम हो सकता है सर्वाइकल के एरिया के कारण। सर्वाइकल में कहीं नर्व कंप्रेस हो रहा है। दांतों में दर्द हो सकता है, चीक में हो सकता है, आउटर ईयर में हो सकता है, नोज में, माउथ में, लिप में और फेरिक्स में, वोकल कॉर्ड में, शोल्डर में, नेक में, टॉन्सिल्स में, थायराइड्स और एल्बो में। फिंगर में। ये सारे के सारे प्रॉब्लम कहां से ट्रिगर होते हैं? सर्वाइकल से। उसके अलावा थोरेसिक एरिया का देखिए आप, आगे और हम बताने की कोशिश करेंगे जिससे और आपको आसान होगा। आप देखिए ट्रैकिया में प्रॉब्लम हो रही है, एसोफेगस में प्रॉब्लम हो रहा है, लोअर आर्म में प्रॉब्लम हो रही है। जो हमने बताया था C8 यानी C7 और TH1 के बीच का एरिया, उसको C8 नाम से भी बहुत सारे जगह लिखा जाता है। इस एरिया में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको लोअर आर्म में, फिंगर में, जो फिंगर की मूवमेंट नहीं होती है ना, उसमें आपको इफेक्ट मिलता है, आप उस एरिया में लेंगे। इस एरिया में अगर आप थेरेपी लेते हैं तो यहाँ तक कि हार्ट में, लंग्स, चेस्ट, ब्रेस्ट, गॉल ब्लडर में, लीवर में, ब्लड सर्कुलेशन में, सोलर फ्लेक्सस चक्र जो होता चक्रा होता है उसकी एनर्जी को बैलेंस करने में, स्टमक में, पेंक्रियाज, डियोडेनम, स्प्लीन और एड्रिनल ग्लैंड। ये लोअर थोरेसिक में आ गया। किडनी, यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन और लिम्फ के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। कौन कौन सा स्पाइन यहाँ है? ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए लंबर स्पाइन यानी स्पाइन का तीसरा हिस्सा। अब यहां देखिए क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? आप इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो सकता है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, अपर लेग के एरिया में दिक्कत हो सकती है, ब्लडर में प्रॉब्लम हो सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकता है, नी में प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए यहाँ है ना कि कमर में अगर प्रॉब्लम है तो नी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। साइटिका जो नर्व्स होती है, साइटिक नर्व, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम हो सकती है। लोअर लेग में प्रॉब्लम हो सकता है और फीट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्पाइन का कैसे कनेक्शन है हमारे बॉडी के ऑर्गन से? उसके साथ साथ सेक्रम में S1 यहां दिखा गया है। आप इसमें देखिए हिप बोन में और बटक में प्रॉब्लम हो सकता है। इस एरिया में अगर हो रही है तो हिप बोन और बटक में दर्द हो सकता है।
या किसी प्रकार डिजनरेशन हो सकता है। और कॉशिक में अगर आपको प्रॉब्लम होगा, इन इस एरिया में दिक्कत हो सकता है, कभी चोट लगने के कारण दिक्कत हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3। यस, आगे बढ़ते हैं और समझेंगे इसके माध्यम से। देखिए, इसको भी जूम आउट जूम इन करके आप सेट कर लीजिए अपनी स्क्रीन पे। और स्पाइनल नर्व का ये फंक्शन देखिए, जो हमने आपको बताया था, सर्वाइकल एरिया में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, हेडेक, माइग्रेन, डिजीनेस, साइनस प्रॉब्लम, एलर्जी, साइनस की एलर्जी, और हेड कोल्ड होना, फटीग होना, विजन प्रॉब्लम यानी आंखों की प्रॉब्लम, रनी नोज, सोर थ्रोट, नेक का स्टिफनेस, कफ, आर्म पेन, हाथ और पैर, ये हाथ या हाथ के उंगलियों में नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, स्थमा, हार्ट से रिलेटेड इशू, और या हार्ट से रिलेटेड इशू होता है तो क्या होता है, लेफ्ट शोल्डर में पेन होने लगती है ना, और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। ये सारे दिक्कतों के लिए आप सर्वाइकल को डायग्नोस कर सकते हैं। उसके अलावा देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहा है ना, C1 और T1 के बीच के एरिया को आर्म एसोफेगस के एरिया में आता है, जो रिस्ट, हैंड एंड फिंगर में जो प्रॉब्लम होती है, जो हमने पिछली स्लाइड में बताया था। हाँ, और उसके अलावा देखिए, हार्ट, लंग्स, चेस्ट, लैरिक्स, ट्रैकिया, थ्रोट के एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, और नमनेस और पेन, मिडिल बैक में पेन होगा, कंजेशन होगा, डिफिकल्टीज होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगा, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की कंडीशन से रिलेटेड, ब्रोंकाइटिस, गॉल ब्लडर, जॉन्डिस, लीवर के जो फंक्शन होता है वो, स्टमक प्रॉब्लम, अल्सर, गैस्ट्राइटिस, और लोअर एरिया में आएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन, कोलोन, यूट्रस में जो प्रॉब्लम होती है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी आप स्पाइन की ट्रीटमेंट से सही कर सकते हैं। कोलोन, बटक एरिया के में जो नर्व कंप्रेस हो जाता है, और जो सटीक नर्व के कारण जो पेन महसूस होता है, इरिटेशन होती है, उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। वो T11, T12 और L1 के एरिया में आप थेरेपी दे करके, या आप उसको डायग्नोस करके आप महसूस कर सकते हैं। उसके अलावा देखिए, लंबर एरिया में लार्ज इंटेस्टाइन, बटक, ग्रोइन एरिया, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, कोलोन, थाइज, नीज, लेग और फीट, इस एरिया में भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ऑर्गन्स में क्या दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, डायरिया, गैस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसका कोई समाधान नहीं है मेडिकल साइंस में, आप थेरेपी दे करके इसका उपचार कर सकते हैं। मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, लोअर बैक प्रॉब्लम, पेन और नमनेस इन लेग, इन सारी समस्याओं को आप सही ढंग से उपचार दे सकते हैं बीसीएम मशीन की थेरेपी और एक्लाइफ की बेहतरीन थेरेपी दे करके। आप देख सकते हैं नीचे आपको दिख रहा होगा, बटक एरिया में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ब्लडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, लेग, एंकल, फीट और टोज में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सर्कुलर रीजन में थेरेपी दे सकते हैं। यहाँ इस स्पाइनल नर्व की जो फंक्शन का चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से, वहां लिखा हुआ था और यहाँ इमेज भी है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन आप इसको समझ सकते हैं। इस सभी ऑर्गन्स का कनेक्शन हमारे स्पाइन से होता है। हमारे स्पाइन के होकर के सारे नर्व्स निकलते हैं। नर्वस सिस्टम का मेन
मेरुदंड कह सकते हैं, स्पाइन ही होता है, इसलिए स्पाइन को मेरुदंड कहते हैं। इसलिए हमारी आंखों में प्रॉब्लम हो, हमारे गले से ऊपर के एरिया में प्रॉब्लम हो, गले में हो, हार्ट में हो, लीवर में हो, लंग्स में हो, किडनी में हो, स्प्लीन हो, पेनक्रियाज हो, इंटेस्टाइन में हो, हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम में दिक्कतें हो, सबका आप उपचार कर सकते हैं। एक लैब जैसे बेहतरीन डिवाइस के माध्यम से डायग्नोस कर सकते हैं और विशु मशीन के कॉम्बिनेशन से आप बेहतरीन रिजल्ट भी ले सकते हैं। उसके अलावा कहते हैं ना, स्पाइन ठीक करो, ऑर्गन्स खुद ठीक होने लगते हैं। कब होगा? जब पीछे के सिस्टम को अगर आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपके लिए आसान हो जाएगा स्पाइन को भी सही करना और स्पाइन से रिलेटेड ऑर्गन्स को भी सही करना। इसलिए स्पाइन के डायग्नोसिस मेथड को अपनाइए, इस्तेमाल कीजिए और इसके तरीके को समझ करके लोगों को वो थेरेपी दीजिए जिससे उनको लाभ हो। अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके परिवार में किन्हीं को दिक्कतें हो रही है, तो आप उनको इस तरीके से समझ करके देंगे थेरेपी, इस तरीके से उनको गाइड करेंगे, उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उसके साथ-साथ स्पाइन के डायग्नोसिस के मेथड को भी समझना ज़रूरी है कि उनका पोस्चर भी चेक करना ज़रूरी है। अगर पोस्चर गलत है, जो हमने बताया था पिछले स्लाइड में भी कि बैठने का तरीका कैसा है, गलत तरीके से बैठेंगे तो उनको लगेगा कि हमारे सर्वाइकल में प्रॉब्लम हो रही है, सर्वाइकल एरिया में स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन सर्वाइकल के साथ-साथ ये सर्वाइकल के साथ-साथ हमारे लंबर एरिया में भी उसका प्रेशर पड़ता है। यानी प्रॉब्लम यहाँ ट्रिगर तो हो रही है, लेकिन हो सकता है ये पहले यहाँ हो या उससे पहले यहाँ हो जाए। कहीं भी पहले हो सकता है और दोनों जगह हो सकता है। इसलिए उनको सही पोस्चर का इस्तेमाल करने के लिए भी आप उनको सजेशन दे सकते हैं। और उसके साथ-साथ ये भी समझना ज़रूरी है, दूसरा स्टेप, कि पेन का लोकेशन आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। किस स्पेसिफिक एरिया में पेन हो रहा है, आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं या उसके साथ-साथ एक लैब डिवाइस के माध्यम से आप डायग्नोस भी कर सकते हैं। और उसके अलावा पेशेंट से ये भी पूछ सकते हैं कि आप मुझे हाथ से छू करके बताइए कि किस एरिया में दर्द हो रहा है। कभी-कभी आप उनके पास पहुंच नहीं पाएंगे और वो बोलेंगे हमको कमर में दर्द हो रहा है। तो उनसे पूछिए कि कमर के कौन से एरिया में दर्द हो रहा है, फोटो निकाल के मुझे भेजिए। कभी-कभी क्या ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हमें कमर में दर्द हो रहा है। कमर का दर्द मतलब लोग गर्दन के दर्द को भी कमर का दर्द समझते हैं, पीठ के दर्द को भी कमर का दर्द बोलते हैं, कमर के दर्द को कमर का दर्द भी समझते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है, इसलिए लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी देते हैं, ऑनलाइन समाधान देने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए फोटो मंगा लेते हैं किस लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे आसानी से उनको सही हम गाइड कर सकें। उसके अलावा लोगों के मूवमेंट का भी टेस्ट ले सकते हैं, लोगों को चला सकते हैं। आप अपने क्लिनिक में, अपने घर में, आप अपने एरिया में, या आप किसी से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात करके उनको बोलिए, किसी को पकड़ के रखेंगे और उनको बोलिए चलने के लिए, वो किस तरीके से चल रहे हैं, उनका पोस्चर कैसे है, चलने का तरीका कौन सा है, उससे भी आसानी से आप टेस्ट कर सकते हैं कि उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप इस तरीके से चल रहे हैं, ये गलत तरीका है, आप इसको सही तरीके से चलने का वो तरीका बता सकते हैं। खड़े होने का भी तरीका, लोग खड़े भी होते हैं, ईश्वर ने दिया है 2 पैर, खड़े होते हैं 1 पैर से। एक पैर पे ज़्यादा वज़न दे देते हैं, जिस कारण दोनों पैरों में दिक्कत होने लगती है। तो ये भी आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जहाँ वो दर्द बता रहे हैं, उस एरिया से रिलेटेड जो हमने चार्ट दिया, उस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, उस एरिया के ऑर्गन से रिलेटेड कोई सिम्पटम्स तो नहीं हो रहे हैं।
इस तरीके से अगर आप डायग्नोसिस करते हैं तो सटीक डायग्नोसिस होगा, और डायग्नोसिस जितना सटीक होगा ना, थेरेपी भी उतना देना आसान हो जाएगा। पेशेंट को रिजल्ट पहुंचाना उतना आपके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। इसलिए डायग्नोसिस में क्लैरिटी होना ज़रूरी है, तो ट्रीटमेंट में सक्सेस आपको आसानी से मिल जाएगी। इस चीज़ को अगर आप अपनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आपके लिए आसान हो जाता है अपने शरीर को हेल्दी रखना, अपनी प्रॉब्लम को समझना, अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझना और उनको सही तरीके से गाइड करना आसान हो जाता है। इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो हम बार-बार कह रहे हैं, स्पाइन का तो अपना कनेक्शन है ही। साथ-साथ अगर एक्युलाइफ जैसा बेहतरीन डिवाइस का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं, तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। और उसके साथ-साथ टंग डायग्नोसिस भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, जिससे टंग डायग्नोसिस से आप भी समझ पाएँगे कि कौन-सा ऑर्गन्स वीक हो रहा है, क्या प्रॉब्लम शरीर के अंदर क्रिएट हो रही है। स्पाइन को चेक कर सकते हैं, उनके बैठने-उठने के स्टाइल से, चलने के स्टाइल से, एक्युलाइफ के इस्तेमाल से आप डायग्नोज कर सकते हैं, एक्युलाइफ का इस्तेमाल करके। और जिस एरिया में हो रहा है, उस एरिया के ऑर्गन्स के साथ आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है, और एक्युलाइफ के स्टिमुलेशन से आप एक्युलाइफ की थेरेपी से उस प्रॉब्लम को रिवर्स करने में हेल्प कर सकते हैं। और उसके अलावा बेहतरीन डिवाइस जो आपने कहा है हमारे पास है, बीशियम मशीन, उसका इस्तेमाल करके ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा कर सकते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन को अच्छा करके वहाँ पे जो भी दिक्कतें हो रही है, क्या दिक्कत हो सकती है? ये बात हमेशा अभी ध्यान से सुनिएगा आप लोग। क्या बात है? कि हमारे शरीर में 3 काम निरंतर होते रहता है। जी हाँ, हमारे शरीर में 3 काम निरंतर होते रहता है। कौन-कौन सा काम? पहला है सेल्स का डिजनरेशन। दूसरा सेल्स का रीजनरेशन, यानी पहला सेल्स का टूटना, दूसरा सेल्स का बनना, और तीसरा है सेल का मेंटेनेंस। डिजनरेशन, रीजनरेशन और उसका मेंटेनेंस, तीनों काम निरंतर चलते रहता है, और तीनों काम को सही तरीके से सुचारू रूप से चलते रहने में हेल्प कर सकता है आपका टियान्स का बीशियम मशीन। आप इस बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके आप उस काम में अपने बॉडी को हेल्प दे सकते हैं, जिससे आपका ये काम सुचारू रूप से हो सके और आपका शरीर फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रह सके। इसलिए अगर आप सही रिजल्ट लेना चाहते हैं, फास्ट रिकवरी लेना चाहते हैं और रूट कॉज को आसानी से हील करना चाहते हैं, तो आप इस थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीकों का इस्तेमाल करके आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं। इसलिए कहते हैं इंटीग्रेटेड हीलिंग ही रियल हीलिंग है। एक ही चीज से आप सही रिजल्ट नहीं ले सकते हैं, आपको और सारी चीजों का कॉम्बिनेशन लेकर के उसके साथ साथ तालमेल बना करके आपको सही निष्कर्ष पे पहुंचना चाहिए। तो आप उस तरीके से पहुंचेंगे, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आप खुद अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे। कब? जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तब। तो मुझे आशा है, विश्वास है, आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आपने कुछ बेहतरीन चीज़ सीखे होंगे, जाने होंगे और महसूस भी की होंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा और क्या आपने बेहतरीन चीज़ सीखी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें और कुछ अच्छे तरीके से सीखेंगे, जानेंगे और अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।